Hello everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, in our today's class, what we are going to start? Yes, we are going to start as we have already started with our chapter Human Reproduction. ठीक है, हमने ये समझा था कि Human Reproduction के अंदर Sexual Dimorphism we are able to see, मतलब मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट होते हैं, है ना. मेल इज डिफरेंट, फीमेल इज डिफरेंट. आप उनको एक्सटर्नली भी देख के बता सकते हैं कि हु इज मेल एंड हु इज फीमेल, राइट. उसके बाद हमने डिस्कस किया था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसको डिस्कस किया. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, और इसके बाद हमने ये बोला था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स का फ्यूजन होगा. गैमीट्स कहाँ से आएंगे? दो पेरेंट से. कौन कौन से? मेल से और फीमेल से, राइट. और उनके हमने सिस्टम्स को समझ लिया कि किसके अंदर मेल गैमीट कैसे, मतलब सिस्टम बनेगा पूरा. मेल गैमीट्स कहाँ बनेंगे? टेस्टिस के अंदर, राइट. और हमने ये भी समझा कि जो फीमेल गैमीट है वो कहाँ पे बनेंगे? दैट इज इन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड विच वाज दैट वाज ओवरी, राइट. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये समझना है कि ये जो गैमीट्स हैं ये बनते कैसे हैं. ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज गैमीटोजेनेसिस. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गैमीटोजेनेसिस. ठीक है, तो गैमीटोजेनेसिस के बारे में आज हम पढ़ेंगे. हम इसके अंदर गैमीटोजेनेसिस का मतलब बहुत सिंपल है, दैट इज गैमीट्स का फॉर्मेशन. गैमीट्स कौन से होते हैं? दैट इज स्पर्म्स या एग. कैसे होते हैं ये? हैप्लॉइड होते हैं. क्यों हैप्लॉइड होते हैं? ताकि जो स्पीशीज स्पेसिफिक क्रोमोसोमल नंबर है उसको मेंटेन किया जा सके. मतलब हैप्लॉइड का मतलब इनके अंदर जो गैमीट्स है, गैमीट्स के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएगा? वो हाफ हो जाएगा. कौन सी डिवीजन से हाफ होगा? दैट इज मियोसिस से. ठीक है, तो आज हमें इसी प्रोसेस को समझना है. तो आर यू रेडी विद मी? यस वी आर. तो ये कुछ बेटा आपके सामने पिक्चर है किसकी? ये स्पर्म के बनने का एक तरह से प्रोसेस आपके सामने शो किया हुआ है. तो हम स्टार्ट करते हैं. पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर जो हमने डिस्कस किया कि जो टेस्टिस होती हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है ह्यूमन के अंदर. बट टेस्टिस का डिसेंट क्यों जरूरी था? क्योंकि स्पर्म्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था? टेम्परेचर एब्डोमेन के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस हमें कम चाहिए ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके. ठीक है, तो इसी के साथ ही हम शुरू करते हैं हमारा कौन सा चैप्टर? दैट इज एक सेकेंड. ओके, सो हम बात करें सबसे पहले, चलो एक हम बात करते हैं किसकी? कि सीजनल ब्रीडर्स को लेते हैं. हमने ये समझा हुआ है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन के अंदर ब्रीड करते हैं. ठीक है, तो उनके अंदर टेस्टिस की क्या पोजीशन रहती है. कुछ ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस ब्रीडर्स होते हैं. और आपको ये जान के भी अच्छा लगेगा कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होती हैं, मतलब एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो हमने तो अभी ये तक यही पढ़ा था कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है टेस्टिस. तो चलो देखते हैं, है ना. देखो, अगर मैं बात करूं इन सीजनल ब्रीडर्स, इन सीजनल, एक सेकेंड थोड़ा सा, यस, इन सीजनल ब्रीडर्स जैसे कि बैट्स, लामास, है ना. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो बैट्स को, ले सकते हो लामास को, ले सकते हो. ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? देयर सीजनल ब्रीडिंग. टेस्टिस डिसेंड्स इनटू स्क्रोटम. कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर ब्रीडिंग सीजन, है ना. ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन. ठीक है, बट अब हमें पता है ब्रीडिंग सीजन तो कम टाइम के लिए होगा. तो जब ब्रीडिंग सीजन ओवर हो जाएगा तब वो टेस्टिस वापस से असेंड कर जाती है. कहाँ? एब्डोमेन में, है ना. मजे की बात. यस, टेस्टिस ascends back into abdomen when breeding season is over. When
ब्रीडिंग सीजन इज ओवर। ठीक है, कुछ बातें जनरल एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बट क्योंकि हमें समझना है स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis को, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इन कंटिन्यूस ब्रीडर, उसके बारे में तो आपको पता ही है, कंटिन्यूस ब्रीडर्स, राइट। जैसे कि ह्यूमन, मैन का मतलब यहाँ पे ह्यूमन ही होगा, है ना, मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे। देन लाइन, मेल फीमेल दोनों नहीं आएंगे, मैन के अंदर ही टेस्टिस होती है, और यहाँ हम बात करें टेस्टिस के डिसेंट की। ठीक है, तो टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ठीक है, अब ये बात आपको पता है क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम चाहिए। ओके, कुछ एनिमल में, इन some animals like elephant and whale, अब यहां पे याद रखोगे टेस्टिस आर एब्डोमेन के अंदर ही रहती हैं, इंट्रा एब्डोमिनल। ठीक है, चलो अब हमारा मेन जो हमारा चैप्टर है दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हमारा सारा फोकस कहाँ पे रहेगा? हमारा सारा फोकस इस बंदे के ऊपर रहेगा, मतलब मैन के ऊपर रहेगा, राइट। अब इनके अंदर टेस्टिस हमने बोला क्या होती है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। तो क्या मैम ये हमेशा से एब्डोमेन के बाहर ही बनेंगी? नहीं, ये क्या होती है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर ये बनती तो बेटा एब्डोमेन में ही है ना, हमें पता है कि एब्डोमेन के अंदर ही बनती है, बट बाद में डिसेंड करती हैं। कब डिसेंड करेंगी? दे विल डिसेंड 7 months ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है ना, उसका जो 7th month होता है, तब जाके टेस्टिस का डिसेंट हो जाता है। किसके अंदर? स्क्रोटम के अंदर, राइट। इतनी सी बात हमें क्लियर है। चलिए आगे। ओके, अब देखो, क्या आपको लगता है कि ये जो प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस का, चलो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन, तो अगर मैं बात करूं, एक तरफ क्या आ जाएगा? एक तरफ आ जाएगा बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और दूसरा किसका फॉर्मेशन देखेंगे हम इस टॉपिक के अंदर? दैट इज oogenesis, राइट। ओके, नाउ सी, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। तो इससे पहले कि हम दोनों टॉपिक स्टार्ट करें, हम एक बार समझते हैं हार्मोनल कंट्रोल को, है ना। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल इन मैन, पहले मेल के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेल के अंदर हमें पता है गोनाडोट्रोफी रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट करेगा? पिट्यूटरी को। ठीक है, क्या रिलीज करने के लिए? हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। और यहाँ पे होते हैं 2 हार्मोन्स, कौन कौन से बेटा? FSH मेल के अंदर, मेल के अंदर कर रही हूँ, हार्मोनल कंट्रोल इन मेल की बात कर रहे हैं। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा हार्मोन होगा हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, FSH क्या करेगा बेटा? जर्म सेल्स, कहाँ थे जर्म सेल्स? टेस्टिस के अंदर, सॉरी कहाँ थे जर्म सेल्स? जर्म सेल्स इन टेस्टिस, इनको स्टिमुलेट किया जाएगा क्या बनाने के लिए? गैमीट। गैमीट यहाँ पर उसको हम क्या नाम देंगे? स्पर्म का नाम देंगे। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे एक बार इसको बाद में लिखेंगे। दूसरी चीज हमारे पास कौन सा सेल्स है यहाँ पे? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल रिकॉल करो थोड़ा सा, जब हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स किए थे, हमने 2 टाइप के सेल्स बनाए थे। ठीक है, हमने एक देखे थे जर्म सेल्स क्यूबिकल क्यूब से शेप के, और दूसरे हमने पिरामिड शेप के सर्टोली सेल देखे थे। ठीक है, देखो कुछ ऐसा था, ये आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थे, और बीच बीच में कहीं कहीं क्या थे? सेल, मास ऑफ सेल्स थे, जिनको हमने बोला लीडिंग सेल। ठीक है,
ओके इनके अंदर क्या था बेटा, ये कुछ सेल्स थे, ये तो क्या थे, जर्म सेल्स, और बीच में इनके क्या थे, पिरामिड शेप के सेल्स थे। पिरामिड शेप के सेल कैसे सेल थे, सर्टोली सेल। ये कैसे सेल्स है, ये सर्टोली सेल्स हैं, और इनके बीच बीच में ये कैसे है बेटा, दीज आर जर्म सेल्स। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, राइट। तो देखो FSH जो है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जर्म सेल्स को स्टिमुलेट करेगा स्पर्म्स बनाने के लिए, और सर्टोली सेल क्या करेंगे, दो तरह की प्रोटीन सिक्रीट करते हैं। एक सिक्रीट करेंगे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। दूसरी प्रोटीन कौन सी सिक्रीट होगी, दैट इज इनहिबिन। और अब हमें पता है कि लिडिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं बेटा, लिडिक सेल क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ये जो है आपका टेस्टोस्टेरोन, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये हार्मोन क्या सिक्रीट कराते हैं, लिडिक सेल से करवाते हैं टेस्टोस्टेरोन, राइट। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन का क्या रोल है, दे आर हेल्पफुल टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज टेस्टोस्टेरोन, हाई कंसंट्रेशन रखनी है, ताकि ये जो प्रोसेस है जर्म सेल से स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस को मेंटेन किया जा सके। कौन से हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, टू मेंटेन देयर स्पेसिफिक लेवल, स्पेसिफिक जितना भी हाई लेवल चाहिए हमें वो, उसके लिए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इनके साथ जाके बाइंड कर जाती है और बदले में क्या कराती है, जर्म सेल से स्पर्म्स बनवाती है। अच्छा, अब अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाए, तब क्या करेंगे, तब हमारे पास है इनहिबिन प्रोटीन। तो एक तरह से होता है ना कि काम अगर बहुत ज्यादा होगा इसको रुकवाना भी होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि अमाउंट बढ़ता जाए, तो उसको रोकने के लिए कौन सी प्रोटीन आती है, इनहिबिन प्रोटीन। कौन सिक्रीट करेगा, सर्टोली सेल, किसके अंडर, FSH के अंडर। FSH कहां से आया, पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी को किसने स्टिमुलेट किया, GnRH, कहां से आएगा, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। ये हुआ बेटा हमारा मेल के अंदर हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। ओके, अब एक बार बात कर लेते हैं हार्मोनल कंट्रोल इन फीमेल्स के अंदर। हार्मोनल कंट्रोल इन फीमेल्स, ठीक है। अब आपको पता है भाई, फीमेल्स के अंदर तो मेन हार्मोन हमें याद ही रहता है, कौन सा, FSH। अब ध्यान रखो, यही FSH मेल के अंदर भी सिक्रीट हुआ है, यही FS फीमेल के अंदर भी है, बट फीमेल के अंदर ये क्या करेगा, नाम से ही समझ में आ रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। क्या करता है ये, स्टिमुलेट्स फॉलिकल, सिंपल सी बात है। तो फॉलिकल्स कहाँ होंगे, बॉडी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मैच्योरिटी ऑफ फॉलिकल्स। इसका हम क्या मतलब समझे, इसको हमने कल भी समझा था, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, देन ग्रेफियन फॉलिकल, ये मैच्योर हो गया, ठीक है। तो ग्रेफियन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंडर क्या बनता है, मैच्योर प्राइमरी से ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन आता है LH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओव्यूलेशन के लिए। ओव्यूलेशन किस, ग्रेफियन फॉलिकल्स में से सेकेंडरी oocyte को अगर मैं निकाल दूं तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, दैट इज ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, दैट इज ओव्यूलेशन, राइट, ठीक है। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल क्या बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो LH ओव्यूलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। फिर कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन। क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन, है ना। और साथ ही कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज एस्ट्रोजन। ओवरी से फॉलिकल्स क्या रिलीज करेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो यही मेन दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, राइट। इतनी सी बात अगर क्लियर है तो चलो एक बार हार्मोनल कंट्रोल को समझ लेते हैं, ठीक है।
चलो एक सेकेंड ओके, चलो एनसीईआरटी को ऐसा करते हैं, बाद में देखते हैं। हम एक बार अब स्टार्ट करने जा रहे हैं किसको, यस वी हैव हार्मोनल कंट्रोल, है ना। एक बार इसको देखो, सिर्फ इसको देखना पिक्चर को, बाकी चीज हम बाद में करेंगे। चलो यहाँ से देख लेते हैं। अब देखो ये मेरा पर्पस क्या था हार्मोनल कंट्रोल समझाने का। देखो ऐसा तो नहीं है कि बर्थ हुआ बेबी का और बेबी पैदा होते ही स्पर्म्स बनाने शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होगा। स्पर्म्स बनाने मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो कब शुरू होता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone, ठीक है, जिसको हमने बोला GnRH। कहाँ से सीक्रेट हुआ ये, हाइपोथैलेमस से। This is, if you recall, is a hypothalamic hormone. The increased level of GnRH then acts at the anterior pituitary gland। याद रखोगे कौन सी anterior pituitary से ये वाले हार्मोन रिलीज होंगे। Stimulates the secretion of 2 gonadotropins। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं बेटा, पर्टिकुलरली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन वही सेम हार्मोन है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। LH का ही दूसरा नाम है बेटा ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमने देखा जो इंटरस्टिशियल जो स्पेस था, जो फ्लूइड था, उसके अंदर क्या थे, इंटरस्टिशियल जो साइटोप्लाज्मिक जो था उसके अंदर लीडिंग सेल्स पड़े थे, ठीक है। तो ये जो LH है इसका दूसरा नाम यहाँ लिख दें ICSH, ठीक है। कहाँ एक्ट करेगा, लीडिंग सेल पे। स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, राइट। एंड्रोजन इन टर्न किसको स्टिमुलेट करेंगे, पूरे के पूरे प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस के। FSH एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे और स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स, वो पढ़ा हमने एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, which helps in the process of spermiogenesis। मतलब क्या होगा स्पर्मियोजेनेसिस, अभी समझेंगे। जब स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर दो पहले बनते हैं स्पर्मेटिड्स, फिर वो उनका चेंज हो जाते हैं स्पर्म्स के अंदर, तो उस प्रोसेस को उसके बाद वो सर्टोली सेल के पास आके फिर ल्यूमेन के अंदर आते हैं। अभी हम समझेंगे व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस। तो अभी याद रखेंगे दैट सर्टोली सेल एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन को रिलीज करते हैं, ठीक है। देखो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से, इसने किसको स्टिमुलेट किया बेटा, इंटीरियर पिट्यूटरी को। इंटीरियर पिट्यूटरी से निकले 2 गोनाडोट्रोपिन, पहला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। लीडिंग सेल ने एंड्रोजन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने लीडिंग सेल को स्टिमुलेट किया एंड्रोजन बनाने के लिए, एंड्रोजन ने स्टिमुलेट किया स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने जर्म सेल्स को भी स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो स्पर्म्स बना सके, और सर्टोली सेल्स को भी इन्होंने स्टिमुलेट किया ताकि सिक्रीशन ऑफ फैक्टर फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। तो हमने दोनों तरह से हमने क्या समझ लिया, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल्स के अंदर, है ना। चलो अब आ जाओ, एक बार वापस आते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। अच्छा अब एनसीईआरटी को देखो एक बार। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल प्रोड्यूसेस गैमीट्स। कौन कौन से गैमीट्स, स्पर्म्स और ओवम, ये चीज हमने समझ ली, रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब देखो टेस्टिस के अंदर क्या होता है, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स जिनका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, अभी पढ़ेंगे हम प्रोसेस, प्रोड्यूसेस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। The spermatogonia, singular बोलेंगे spermatogonium, presents on the inside wall of seminiferous tubules, multiply by mitotic divisions and increase in numbers। हर spermatogonia कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, और क्या होते हैं उसके अंदर 46 क्रोमोसोम, ठीक है, समझे जरा। ओके देखो हम अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर बात करो तो मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ 2 फेजेस में, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ठीक है। दूसरा प्रोसेस आपका हो जाएगा दैट इज
जेनेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स को हम डिवाइड कर देते हैं 3 फेजेस में, मल्टीप्लिकेशन, देन ग्रोथ, देन मैचुरेशन, या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स कर लो, यहाँ कर लो, या चलो मैचुरेशन ही कर देते, स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। ठीक है, फिर वो स्पर्मेटिड्स, क्या कर रही हूँ मैं, मैचुरेशन, फिर स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्म्स के अंदर। ठीक है, यहाँ हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स, कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म्स। ठीक है, चलो अब समझते हैं पूरे के पूरे प्रोसेस को। तो इसके लिए हम लेते हैं नई स्लाइड। देखो हमारे पास ये हमने लिया बेटा एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर है बहुत सारे सेल्स। ठीक है, मैं सारे एक बार जर्म सेल्स ही ले रही हूँ। ठीक है, ऑल दीज आर जर्म सेल्स। ठीक है, ये कैसे हैं, दीज आर डिप्लॉयड जर्म सेल्स। चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेल ये वाला ले लिया, जर्म सेल्स क्या करेंगे, ये बनाएंगे स्पर्म्स। तो देखते हैं प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले हमने लिया बेटा ये एक सेल। ठीक है, अब ये एक सेल क्या करेगा, डिवाइड करेगा माइटोसिस से। इनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, इट विल डिवाइड, फिर से फर्दर 2 के क्या बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, 2 के क्या बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। कौन सी डिवीजन हो रही है यहाँ पे, माइटोसिस। तो माइटोसिस से सिर्फ नंबर बढ़ रहा है, सिर्फ नंबर बढ़ रहा है, किसका, स्पर्मेटोगोनिया का। कौन सी डिवीजन, माइटोसिस, राइट। तो ये कौन सा फेज है जब नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन, दैट इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन फेज। तो ये जो पहला फेज है जिसके अंदर सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा फेज हमने देखा ग्रोथ, दूसरा क्या देखा हमने, ग्रोथ। तो अब देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब सारे के सारे तो स्पर्म्स नहीं बनाएंगे, तो मान लो हमने बोला ये है टाइप ए के सेल, मतलब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होते जाते हैं, राइट। तो कुछ सेल्स क्या करते हैं, दीज आर एक्ट लाइक स्टेम सेल्स, एक्ट लाइक स्टेम सेल्स, एंड दे विल इन्वॉल्व, दे विल कंटिन्यू, दे विल कंटिन्यू द प्रोसेस of formation, continue to produce spermatogonia, ऐसा कर लो, continue to produce more spermatogonia, more spermatogonia। ठीक है, चलो अब मान लो ये वाले 2 सेल्स हैं, टाइप बी के सेल्स हैं, दीज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो ताकि हम इजीली समझ सके, मैं एक बार एक सेल को ले लेती हूँ, मैं एक बार इस एक सेल को ले लेती हूँ। ठीक है, क्या हुआ, अब ग्रोथ फेज आ गया, ग्रोथ फेज की वजह से इस सेल का साइज बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स सिक्रीटेड बाय दीज जर्म सेल्स। ये जो जर्म सेल्स हैं ये कुछ न्यूट्रिएंट्स सिक्रीट करते रहेंगे जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन होता रहेगा न्यूट्रिएंट्स का, और ये जो स्पर्मेटोगोनिया थे इनका साइज बढ़ जाएगा। तो सेकेंड फेज कौन सा आ गया, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के अंदर सिर्फ साइज बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोल देंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये कौन सा फेज हुआ बेटा, सेकंड वाला, यहीं से ले लो। ये जो टाइप बी, ये जो ग्रोथ हुआ दैट इज ग्रोथ फेज, ऊपर वाला मल्टीप्लिकेशन फेज। ओके, आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, आगे आते हैं। तो मैंने अब यहाँ पे ले लिया कौन सा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या ये डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है, क्या ये डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड? कहीं भी हमने देखो अभी तक मियोसिस नहीं किया है, हमने कहीं भी अभी तक मियोसिस नहीं किया है। मियोसिस होगा तो रिडक्शनल डिवीजन होगी। ठीक है, तो अभी भी ये क्या है बेटा, डिप्लॉयड है, अभी भी क्या है, ये डिप्लॉयड है। ओके, अब करवा दो बेटा मियोसिस। अब इसके अंदर मियोसिस करवाने से क्या हो जाएगा, देयर विल बी फॉर्म्ड टू हैप्लॉयड सेल्स बन जाएंगे आपके पास। ठीक है, वेट फॉर अ सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड। ठीक है, अब इनका नाम ये क्या बन गया बेटा, हैप्लॉयड बन गए। ये क्या अब इनका नाम हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट,
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अभी तक ना ये मियोसिस 1 हुई है, ओके। अब देखो 2 बने, फिर हमें पता है कि जैसे ही मियोसिस 2 हो जाएगा, मियोसिस 2 इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। नंबर तो हमने पहले ही हाफ कर दिया, ठीक है। अब ये नंबर जो हाफ है जस्ट इनका माइटोसिस से रिजेंबल करते हैं, मियोसिस 2 होगी, ठीक है, जिसकी वजह से सिर्फ बस इनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ जाएंगे 4 राउंड हैप्लॉइड, क्या आ जाएंगे, स्पर्माटिड्स। क्या बोलेंगे इनको, दीज आर स्पर्माटिड्स, दीज आर स्पर्माटिड्स, ठीक है। कैसे है ये, हैप्लॉइड है, और क्या है ये, राउंड बॉडीज है, राउंड स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। दीज आर नोन एज स्पर्माटिड्स, ओके। ये हो गया बेटा हमारा फर्स्ट फेज, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। पहले फेज में हमने नंबर इंक्रीज किया, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। दूसरे के अंदर हमने ग्रोथ करवाई, दैट इज ग्रोथ फेज। और तीसरे के अंदर हमने मैच्योरेशन करवाई, क्या बन गए, स्पर्माटिड्स। नाउ दीज आर हैप्लॉइड, नाउ दीज आर हैप्लॉइड। याद रखेंगे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कंप्लीट करके आई है ये, राइट। चलो अब आ जाओ बेटा हमारे पास, अब कौन आता है, अब इनका मैच्योरेशन होगा किसके अंदर, स्पर्म्स के अंदर। किसके अंदर, स्पर्म्स के अंदर। तो दे विल डेवलप टेल या कुछ और चेंजेस आ जाएंगे, है ना। तो जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, स्पर्म्स। क्या बन जाएंगे, स्पर्म्स। तो ये बन गए हैप्लॉइड स्पर्म्स। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। ये स्पर्माटिड्स के कन्वर्जन होने को स्पर्म्स के अंदर, इसको बोलेंगे हम स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये कौन सा प्रोसेस है, यही लिख देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस से क्या बने, ये 4 हैप्लॉइड स्पर्म्स आ गए आपके सामने। ये हुआ हमारा कंप्लीट प्रोसेस स्पर्म्स बनने का, ठीक है। चलो एक बार चलो देखते हैं इसको। अब आ जाओ यहाँ पर, ओके, लेट अस सी सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल जो स्पर्मेटोगोनिया, जो जर्म सेल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन स्पर्म फॉर्मेशन, जिनको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कैसे ग्रोथ होके बनेंगे बेटा, ये क्या बनेंगे, ग्रोथ होके। पहले नंबर मल्टीप्लाई करेगा स्पर्मेटोगोनिया, फिर उनकी ग्रोथ होगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। periodically undergo meiosis, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुई, meiosis। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट completes the first meiotic division, that is the reduction division, okay। तो leading to the formation of 2 equal, पहले 2 बनेंगे हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, जिनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है, which have only 23 chromosomes each, ठीक है। The secondary spermatocyte undergoes meiosis 2, second meiotic division, to produce 4 equal haploid spermatids, ठीक है। ये जो आपके सामने है ना, ये these are spermatids, secondary spermatocyte, primary spermatocyte, सर्टोली सेल तो इनके बीच में नरिशमेंट देंगे और ये बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। What will be the number of chromosome in the spermatids? डेफिनेट सी बात है, हाफ हैप्लॉइड। मियोसिस 2 से सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई करेगा, बट मियोसिस 1 में ही हाफ हो गए थे ये, ठीक है। तो इनका नंबर क्या हुआ, हैप्लॉइड। स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ। सिंगुलर बोलेंगे बहुत सारे स्पर्म्स को बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ, या हम स्पर्म्स भी कह सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो बेटा थोड़ा स्पेलिंग ठीक करेंगे, MI होता है इसमें। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। देखो बेटा ये जो सर्टोली सेल होते हैं ना, दे आर लाइक दिस, कुछ इस तरह से होते हैं ये। तो इनका ये जो कर्व होता है ना, यहाँ आके ना इनके हेड जो है ना स्टक कर जाते हैं, किसके, स्पर्म्स के, जो ये स्पर्म्स बने ना, तो इसलिए तो यहाँ से नरिशमेंट लेंगे और मैच्योर हो जाएंगे, और स्पर्मेटिड से जब सर्टोली सेल से नरिशमेंट लेने के बाद इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में आ जाते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखो ये तो हमने ये सर्टोली सेल बनाए, यहाँ पे चलो थोड़ा सा अच्छा से बनाए इसको, दीज आर सर्टोली सेल, ठीक है। इनके अंदर आके क्या हो रहे हैं, स्पर्म्स इनके अंदर ऐसे फिक्स हो रहे हैं इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस। तो इनका रिलीज
release of sperms in the lumen of seminiferous tubule. Lumen of seminiferous tubules. ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन. स्पर्मिएशन स्पेलिंग का ध्यान देना, MIA. दिस इज स्पर्मिएशन. और स्पर्माटिड्स का मैच्योर होना, स्पर्माटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस. और स्पर्मिएशन है रिलीज होना किसका? स्पर्म्स का. ठीक है, तो ये हमने खत्म किया बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में. ठीक है, चलो एक बार ये आपके सामने और डायग्राम है, इसको भी समझ लेते हैं. सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस करेंगे. ठीक है, ग्रोथ हुई इनकी और स्पर्मेटोगोनिया बने, सेल की ग्रोथ होती है. मतलब ये वाला फेज कौन सा हो गया? मल्टीप्लिकेशन. दिस इज मल्टीप्लिकेशन फेज, राइट. ओके, फिर बन गए बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. मियोसिस 1 हुआ, हैप्लॉइड नंबर आ गया. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर इनका नंबर इंक्रीज हुआ है, ये भी हैप्लॉइड. अब क्या बन गया? स्पर्मेटिड्स. सेल्स का डिफरेंशिएशन हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. ठीक है, स्पर्मेटोजोआ बन गए और फिर स्पर्मेटोजोआ कहाँ आ जाएंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में. उसको बोलेंगे स्पर्मिएशन. क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन. ठीक है, इज दैट क्लियर? ये वही सेम वाला स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है. ठीक है, इसके बाद आ जाओ बेटा, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कर लिया कंप्लीट. अब देखो, अब जैसे ही स्पर्म बनेगा उसके अंदर ना बेटा कुछ चेंजेस आते हैं. देयर आर सम चेंजेस, लाइक जो हेड है, जो न्यूक्लियस है, वो उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा. मतलब वो अपने अंदर जितने भी आरएनए हैं, जितने भी उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, एसिडिक प्रोटीन है, सब लॉस कर देगा. ठीक है, क्या बच जाएगा न्यूक्लियस के अंदर? सिर्फ डीएनए और कुछ बेसिक प्रोटीन. ठीक है, जिसको बोलेंगे दैट विल फॉर्म द कंडेंस्ड न्यूक्लियस. और थोड़ा सा ना टेपरिंग सा हो जाएगा, थोड़ा सा देखो ये टेपरिंग से ऐसे शेप हो जाएगी. इसको बोलते हैं हम, बाद में ये हेड बन जाएगा. चलो एक बार लिखते हैं. ठीक है, लेट अस राइट. कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस. मतलब ये हम बात करें कौन कौन से इवेंट्स हैं जब स्पर्म मैच्योर होगा, है ना. कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस की वजह से आरएनए एंड सम एसिडिक proteins are lost. Proteins are lost. ठीक है, ओके. तो क्या बच जाएगा? सिर्फ डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन, सम बेसिक प्रोटीन्स. ठीक है, दिस इज नोन एज कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा? पॉइंटेड एंटीरियरली. पॉइंटेड एंटीरियरली. किसकी बात कर रही हूं मैं? न्यूक्लियस की. तो न्यूक्लियस के अंदर अब सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है, ओके. गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेल होगा ना, सेल के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी होगा. गोल्गी कॉम्प्लेक्स टर्न्स इनटू मैक्सिमम पार्ट तो ना बेटा इसका गोल्गी रेस्ट तो हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. मैक्सिमम जो पार्ट इसका टर्न हो जाएगा किसके अंदर? एक्रोसोम. एक्रोसोम. एक्रोसोम क्या रिलीज करेगा? लाइसिन एंजाइम. कौन से एंजाइम? जिनको बोलेंगे स्पर्म लाइसिन. स्पर्म लाइसिन. ये एंजाइम्स हेल्प करेंगे टू पेनिट्रेट. किसमें हेल्प करेंगे? टू पेनिट्रेट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ ओवम. ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा हो जाएगा सेल के अंदर? अगर माइटोकॉन्ड्रिया भी रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया विल बिकम स्पाइरल. स्पाइरल. ठीक है, और प्रोवाइड एनर्जी. इट विल प्रोवाइड एनर्जी. ठीक है, एनर्जी का सोर्स है इसके पास, क्योंकि टेल है, टेल को मूवमेंट करना है. तो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे निबर्कन. क्या बोलेंगे? निबर्कन. ठीक है, ओके. तो हेड बन गया. हेड कैसे बनेगा? न्यूक्लियस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से. नेक के अंदर आ जाएंगे 2 सेंट्रियोल्स. 2 सेंट्रियोल्स. ठीक है, 2 सेंट्रियोल्स कौन कौन से? एक होगा बेटा प्रॉक्सिमल,
एक होगा प्रॉक्सिमल, एक होगा डिस्टल, ठीक है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प करेगा स्पिंडल फॉर्मेशन में, याद रखो मेरी बात, कहीं भी लिख लो। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प करेगा किसके अंदर, स्पिंडल फॉर्मेशन में। जब जाइगोट बनेगा, जाइगोट में उसी टाइम पे जब डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तब स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। डिस्टल सेंट्रियोल से निकलेंगे एक्सोनिम, डिस्टल सेंट्रियोल से क्या निकलेंगे, एक्सोनिम, ठीक है, अभी हम देखेंगे। तो एक्सो, बाकी सब कुछ साइटोप्लाज्म लोस्ट हो जाएगा उसका, तो एक्सोनिम दैट विल फॉर्म द टेल रीजन। तो अब हम आ रहे हैं बेटा स्ट्रक्चर की तरफ। अब आ जाओ यहाँ पे पढ़ो। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ऐसे नजर नहीं आएगी, पूरी की पूरी माइक्रोस्कोप के नीचे देखनी पड़ती है, जिसके पास क्या है, हेड है, नेक है, और एक मिडल पीस है और एक टेल है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को। ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन, दिस इज हेड, ठीक है, ये जो ऊपर वाला आपको पॉइंटेड सा दिख रहा है ना, दिस इज हेड, ठीक है। तो ये एक्रोसोम है, किससे बना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर सिर्फ क्रोमोसोमल मटेरियल है, मतलब डीएनए और कुछ बेसिक प्रोटीन्स है, और इनको कवर करती हुई यहाँ पे है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करेगी। हेड के नीचे आ जाता है ये नेक, नेक वाले रीजन के अंदर देयर आर टू सेंट्रियोल्स, एक तो प्रॉक्सिमल जो इस तरफ होगा, डिस्टल नीचे की तरफ, उससे क्या रिलीज होगी बेटा, ये एक्सोनिम, दिस इज एक्सोनिम। ये क्या बना देगी, टेल, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया देखो एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, और ये कैसा है देखो, स्पाइरल है, इट इज स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको क्या बोल देंगे इस वाले पोर्शन को, दैट इज मिडल पीस, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। अब ये जो पूरी स्ट्रक्चर है कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम बोलेंगे दैट इज, इट इज अ स्पर्म, मैच्योर स्पर्म, स्ट्रक्चर स्पर्म है ये। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। स्पर्म हेड के पास क्या होता है, एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जो बनी है, दैट इज एक्रोसोम, राइट। एक्रोसोम के पास क्या है, कुछ एंजाइम्स है जो हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, मतलब ओवम के अंदर पेनिट्रेट करना है किसको, स्पर्म को। हेल्प कौन करेगा, एक्रोसोम। मिडल पीस possesses numerous mitochondria that is spiral shape, जिनको निबर्कन बोलते हैं, which produces energy for the movement of tail that facilitates sperm motility, जो कि sperm motility हमने देखा है that is very very essential for fertilization, क्योंकि ovum क्या है, stationary है, right। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया बेटा प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो कितने स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है एक मेल, ये तो हमें पता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है कंटिन्यूस रहता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। चलो, द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ क्वाइटस। एक सेक्सुअल एक्ट के टाइम पे एक जो स्पर्म ह्यूमन का जो इजैकुलेशन है, इजैकुलेशन मतलब जो सीमेन के साथ हमने ये देखा था सब ग्लैंड्स का सिक्रीशन प्लस स्पर्म्स, उसको हमने बोला सीमेन। तो एक जब इजैकुलेशन के अंदर अबाउट उस सीमेन के अंदर 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, बहुत सारे रिलीज होते हैं, ठीक है। विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, नॉर्मल अगर आप चाहते हो कि प्रेगनेंसी हो जाए, कंसीव कर जाए फीमेल, तो उसके लिए एटलीस्ट 60% स्पर्म्स को नॉर्मल शेप एंड साइज और एटलीस्ट 40% उनमें से बहुत तेजी से मूव करने वाले होने चाहिए, क्योंकि रेस लगी हुई है कहां तक पहुंचने की, ओवम तक पहुंचने की। तो 40% अगर विग्रस मोटिलिटी दिखाएंगे तभी वो कहां पहुंच पाएंगे, ओवम के पास, ठीक है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय, क्या है इनके पास, असेसरी डक्ट्स है, और हमने पढ़ा था एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एज वेल एज मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म, जिसको हमने बोला है सीमेन, ये बात हम समझते हैं, राइट। फंक्शन क्या है, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स का कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना, एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन, जो हमने समझे कौन से, एंड्रोजन, ठीक है। तो विद दिस स्पर्मेटोजेनेसिस आई होप यहां तक हमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन टाइम है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मेल जर्म सेल्स को क्या बोला जाता है? बार बार मेरे मुंह से सुन रहे हो आप, कौन सा नाम? दैट इज स्पर्म्स। मेल जर्म सेल्स को बोलेंगे हम स्पर्म। स्पर्मेटिड्स एक स्टेज पहले है, स्पर्मेटोगोनिया इमेच्योर स्पर्म्स होते हैं, सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए। ओके, चलो आगे चलो। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन सेल्स फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू स्पर्म सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं? याद करो नर्स सेल, याद करो सर्टोली सेल। ठीक है, तो दीज आर सर्टोली सेल, राइट। चलो आगे आ जाओ। Okay, now we are going to start the process of oogenesis, मतलब the formation of female gamete, that is egg or ovum। ठीक है, ये जो process है, the process of oogenesis is a discontinuous process। Before birth start हो जाता है और after puberty it gets मतलब after puberty फिर से continue करता है। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं the process of oogenesis। Process of oogenesis। oogenesis, एक सेकेंड। Process of oogenesis, ठीक है। oogenesis का प्रोसेस मतलब फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवम और एग, राइट। इट्स अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। बिफोर बर्थ इट स्टार्ट्स बिफोर बर्थ एंड आफ्टर प्यूबर्टी अगेन फिर से शुरू होता है। आफ्टर प्यूबर्टी इट स्टार्ट्स। ठीक है, जब एक बेबी अपनी मदर के अंदर, फीमेल बेबी मदर के अंदर, मतलब उसके एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के टाइम पे फर्स्ट मंथ ऑफ एम्ब्रियोनल लाइफ, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट मंथ ऑफ एम्ब्रियोनल लाइफ। ठीक है, एक फीमेल फीटस की बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? oogonia। दीज आर एक तरह से ऐसा कह लो कि इमेच्योर जो oogonia, इमेच्योर फॉलिकल्स मान लो। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं देयर आर मेनी oogonia। तो इनका जो नंबर होता है नियर अबाउट दैट इज 1700 के करीब होता है, राइट। इमेच्योर फॉलिकल्स बोलते हैं इनको, राइट। ओके, जैसे जैसे फिर आता है बेटा सेकंड मंथ तक इनका नंबर और बढ़ता है। सेकंड तक आते आते कम से कम हो जाता है 6 लाख तक। oogonia जो है डिवाइड करते रहते हैं, माइटोसिस करते रहते हैं। और जैसे कि हमने समझा हुआ है ओवरी के अंदर, तो क्या होंगे? इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। और थर्ड मंथ की अगर मैं बात करूं, थर्ड मंथ कह लो, ये धीरे धीरे नंबर बढ़ता जा रहा है। तो नियर अबाउट इसके बाद आ जाता है बेटा फिफ्थ मंथ ऑफ एम्ब्रियोनल लाइफ के अंदर ये नंबर जाके और बढ़ जाता है। सोचो कितना नंबर हो गया? 7 मिलियन। अब ओवरी के ये जो सेल्स है, ये जो प्राइमरी oogonia है, ये कहते हैं भाई अब हम और डिवाइड नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे जब इतना सारे सेल्स भर जाते हैं तो ऐसा मान लो कि एक तरह से उनके अंदर कंपटीशन छिड़ जाता है, या कुछ भी समझ लो, तो इनका ना डिजेनरेट होने शुरू हो जाते हैं ये। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एट्रीसिया। क्या बोलेंगे? एट्रीसिया। डीजेनरेशन ऑफ फॉलिकल स्टार्ट्स। डीजेनरेशन ऑफ फॉलिकल्स स्टार्ट्स। ठीक है, तो बर्थ तक आते आते ये नंबर इतना कम हो जाता है नियर अबाउट 2 मिलियन तक। ठीक है, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एट बर्थ कितना नंबर रह जाता है? अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन के करीब। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है ना एट्रीसिया का, ये यहाँ भी नहीं रुकता, बर्थ के बाद भी नहीं रुकता।
बर्थ के बाद भी ये क्या होते हैं, और डिजेनरेट होते रहते हैं और रिड्यूस होके इनका नंबर एट प्यूबर्टी की एज तक आते आते इनका नंबर रह जाता है बेटा 60,000 से लेके 80,000 तक। कहां से नंबर स्टार्ट हुआ था? 17, 6 लाख, 7 मिलियन, 2 मिलियन करते करते कहां आ गए? सिर्फ 60,000 से लेके 80,000 तक। ठीक है, अब देखो आउट ऑफ, अब प्यूबर्टी के बाद क्या हो गया, हार्मोनल चेंजेस आएंगे। ठीक है, एक बॉडी जो फीमेल की बॉडी है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे अब इनमें से ये जितने फॉलिकल्स बचे हैं अब ये मैच्योर होना शुरू करेंगे। आउट ऑफ 500 ओनली 1, अब इन प्राइमरी फॉलिकल भी बोल सकते हैं इनको, ओनली 1 फॉलिकल will mature into ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो देखते हैं एक बार एनसीईआरटी में से। देखो, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, जिसको हमने पहले भी समझा हुआ है कि जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं ओवरी का तो देयर आर मैनी स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स, बहुत सारी स्टेजेस हमें नजर आती हैं। जैसे कि देखो बहुत सारी, ये क्या है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स है, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, इनके अराउंड क्या होते हैं, फॉलिकल्स की लेयर्स आती जाती है। फॉलिकल दीज आर द सेल्स ही होते हैं ये। सेकेंडरी फॉलिकल और लेयर्स आ गई। टर्शियरी फॉलिकल आते आते इनके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आपको दिखेगी, दैट इज नोन एज एंट्रम। तो सेकेंडरी फॉलिकल से जब टर्शियरी फॉलिकल बन जाएगा तो एक कैविटी बन जाएगी, दैट इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एंट्रम। अब ये टर्शियरी फॉलिकल फिर मैच्योर होता है ग्रेफियन फॉलिकल में। किसमें? ग्रेफियन फॉलिकल में। तो लेट अस चेक द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, एक मेच्योर फीमेल गैमीट बनने का प्रोसेस बोलते हैं oogenesis, राइट, विच इज मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। ऑब्वियस सी बात है, बहुत डिफरेंट स्पर्मेटोजेनेसिस से। oogenesis कब स्टार्ट होती है? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, जब एक कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल गैमीट्स बनाने वाली मदर, दैट इज oogonia, उसको क्या बोल रहे हैं? oogonia, राइट। They are formed within each fetal ovary. फीटस के अंदर ही जब ओवरी डेवलप होगी तो ओवरी के अंदर ये oogonia प्रेजेंट होते हैं। और no more oogonia are formed and added after birth. बर्थ के बाद कोई और oogonia ऐड नहीं होंगे, राइट, पहले ही बनने शुरू हो गए। आगे देखो, अब ये जो सेल्स हैं कौन से? oogonia, डिवीजन स्टार्ट करेंगे और एंटर करेंगे प्रोफेज 1 ऑफ द मेयोटिक डिवीजन। 1 मिनट देखते हैं बेटा इस प्रोसेस को। देखो, देयर आर मैनी oogonia। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया oogonia, ठीक है, ये oogonia क्या कर रहे हैं बेटा? माइटोसिस करते जाते वही गैमेटोजेनेसिस का, अगर मैं oogenesis के प्रोसेस को अगर मैं डिवाइड करूं तो मैं इसको समझ सकती हूँ। पहला फेज होगा बेटा मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर सिर्फ नंबर ग्रो करता जा रहा है। ठीक है, ये 2 के और क्या बनेंगे? 4 बनेंगे। ऐसे बहुत सारे oogonia बनते रहते हैं। ठीक है, ये तो हुआ बेटा मल्टीप्लिकेशन फेज, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन फेज। उसके बाद क्या होगा? मान लो मैंने एक उठाया एक बार, राइट, इसमें होगी सिर्फ ग्रोथ ऑफ oogonia ड्यू टू accumulation ऑफ yolk। ठीक है, yolk का जो कंटेंट है दैट कैन बी वेरी लेस, दैट कैन बी वेरी ज्यादा अमाउंट में हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सी स्पीशीज का एग है। अगर हम बात करें ह्यूमन फीमेल की, देयर इज नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ yolk। ऐसे सेल्स को बोलते हैं माइक्रोलेसिथल सेल्स। ठीक है, चलो अब क्या हो गया? ग्रोथ हो गई। अब हम इसका नाम रख देते हैं प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte। अब इसके अंदर क्या होगा? दिस इज द ग्रोथ फेज। सेकेंड फेज हमने क्या बोला? ग्रोथ फेज, राइट। थर्ड फेज हम बोलेंगे मैचुरेशन फेज। सेम वही वाले फेजेस है, दिस इज मैचुरेशन फेज। प्राइमरी oocyte, नाउ इट विल अंडरगो meiosis 1
म्योसिस 1 होगा। ठीक है, ये सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है? फॉलिकल्स के अंदर। बेटा ये फॉलिकल्स के अंदर चल रहे हैं। प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर है। जब टर्शियरी फॉलिकल के अंदर एंट्रम कैविटी बन जाएगी तो जैसे ही म्योसिस हो जाएगी तो क्या बन जाएगी? यहाँ पे बन जाएगा बेटा सेकेंडरी oocyte। क्या बन जाएगा? सेकेंडरी oocyte। और यहाँ बन जाएगी फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, म्योसिस हो गया तो नंबर क्या रह गया इनका? क्रोमोसोम का हाफ हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सेकेंडरी oocyte के साथ साथ एक छोटी सी पोलर बॉडी क्यों बनती है? एक छोटी बनती एक बड़े साइज का है, मतलब इनके अंदर होता है अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेकेंडरी oocyte के पास ज्यादा अमाउंट में चाहिए, न्यूट्रिएंट फील्ड होता है, सारा का सारा साइटोप्लाज्म प्राइमरी oocyte का किसके पास आ जाता है? सेकेंडरी oocyte के साथ। ठीक है, बट हमें करने हैं क्रोमोसोम नंबर हाफ। तो क्रोमोसोम नंबर हाफ करने के लिए 2 सेल्स तो बेटा बनाने ही पड़ेंगे, राइट? तो दूसरा सेल बनता है छोटा सा सेल जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ये आगे जाके डीजनरेट कर जाती है। फर्स्ट पोलर बॉडी क्या कर जाएगी? डीजनरेट कर जाएगी। ठीक है, अच्छा क्या अब इसके बाद सेकेंड म्योसिस होगी? म्योसिस 2 होगी? नहीं, एक बार के लिए म्योसिस 1 सेकेंडरी oocyte बना के म्योसिस 1 के बाद अब ये स्टेज क्या हो जाएगी? सस्पेंड कर जाएगी, वहीं पे रुक जाएगी। तो कहां पे हो जाएगी ये? डिप्लोटिन फेज ऑफ म्योसिस 1 ऑफ डिप्लोटिन फेज ऑफ म्योसिस 1, और वो भी कौन सा फेज? प्रोफेज 1। डिप्लोटिन फेज किसका? प्रोफेज 1। किसका? म्योसिस का। प्रोफेज 1 ऑफ म्योसिस 1 की डिप्लोटिन फेज के अंदर सेकेंडरी oocyte जाके रुक जाएगा और हमारे पास क्या आ जाता है? एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या आ जाएगा? एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। देखो ध्यान से, ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? दैट इज there are many layers of cells, there are many layers of cells। बाहर these are many layers of cells। बीच में बना दो बेटा एक secondary oocyte। it is suspended, secondary oocyte is suspended by some cells। किसके अंदर? इस कैविटी के अंदर। कैविटी का नाम क्या है? टर्शियरी फॉलिकल में हमने नाम दिया दिस इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दैट इज एंट्रम। इसके अंदर क्या है? दैट इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और इसको हम बोल देते हैं एंट्रम। एंट्रम, ठीक है। ये क्या है? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये इन सेल्स को बोलते हैं जर्म हिल सेल्स और क्यूमुलस oophorus। क्यूमुलस oophorus। ठीक है, चलो ये बेटा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना रही हूँ। बाहर है कुछ लेयर्स ऑफ सेल्स जिनको हम बाहर के लेयर को बोल देते हैं थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली को बोलेंगे थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना, इस तरह से। ये सारे क्या है? ग्रैनुलोसा सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स है ये। दिस ऑल आर फॉलिकुलर सेल्स, क्योंकि हमने देखा कि सारे के सारे इनके अंदर क्या है? फॉलिकल्स की लेयर है। ये कौन सी लेयर बन गई? दैट इज थीका एक्सटर्ना। और ये कौन सी है बेटा? थीका इंटरना। और दिस वन इज थीका एक्सटर्ना। ठीक है, ओके। दिस इज मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल जिसका कि हम नाम दे देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अब बेटा ये बन गई सेकेंडरी oocyte तक हम आ गए। ये है सेकेंडरी oocyte। अब जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स में से सेकेंडरी oocyte जब रिलीज हो जाता है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है। पीछे ये जो स्ट्रक्चर अब बच गई हमारे पास, अब ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बच गई, इसका हम क्या नाम बोलेंगे? दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ओके। अब आपके पास देखो सेकेंडरी oocyte इज प्रेजेंट, यहां पे बनाते हैं। अब आपके पास आ गया है बेटा सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया है। अब म्योसिस 2 के कंप्लीट होने का टाइम आ गया है, बट उसके लिए आना पड़ेगा स्पर्म को। स्पर्म कब आएगा? जैसे ही स्पर्म आएगा और स्पर्म आके इसको जस्ट पेनिट्रेट करेगा, किसको? सेकेंडरी oocyte को, ठीक है। उसी वक्त क्या होगी बेटा? म्योसिस
meiosis 2 will be completed. meiosis 2 होते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, देन बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, और यहां बन जाएगा एग और ओवम, एग और ओवम बन जाएगा, ठीक है। इट विल डिजेनरेट, इट विल डिजेनरेट, तो हमारे पास बन गया है बेसिकली एग, ठीक है। अब अगर मैं एग की स्ट्रक्चर आपको बताऊं तो एग की स्ट्रक्चर कैसी होगी, चलो ध्यान से बनाते हैं। अगर मैं एक मैच्योर ओवम बनाऊं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। मैच्योर ओवम बनाने के लिए देखो ये राउंड सा टाइनी सा स्ट्रक्चर बना है मैच्योर ओवम का। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है दैट इज स्लाइटली एसेंट्रिक, बल्जिंग सा न्यूक्लियस होगा, सेंटर में नहीं होगा, थोड़ा सा सेंटर से साइड में होगा, ठीक है। और इसके अंदर फिल्ड है बहुत सारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो बाहर वाला साइटोप्लाज्म है, बाहर वाला जो साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, इसको क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म, राइट। और जो इसके अंदर वाला है, अंदर की तरफ है जो, जिसको हम बोलेंगे ooप्लाज्म, इसको क्या बोलेंगे, ooप्लाज्म, ooप्लाज्म। और ये जो इसकी मेम्ब्रेन है बेटा, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है इसको हमने क्या बोला, ये क्या है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। इसको विटेलाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन। ध्यान रखोगे जो सेल का जो न्यूक्लियस है, एग सेल का जो न्यूक्लियस है दैट इज एसेंट्रिक, दैट इज एसेंट्रिक, ठीक है। इस तरह से बल्जिंग सा ये न्यूक्लियस है। तो इस तरफ वाली जो साइड है, इस तरफ वाली जो साइड है इसको बोल देते हैं एनिमल पोल, एनिमल पोल। स्पर्म की जो एंट्री होगी ना बेटा, स्पर्म की जो एंट्री होगी वो एनिमल पोल वाली साइड से होगी। और इसका जो अपोजिट वाली साइड, अगर मैं इधर वाली साइड को बोलूं, इधर वाली साइड को, ये क्या होगा बेटा, टेरो। इसके अपोजिट वाली साइड, इस वाली साइड को बोल देते हैं वेजिटल पोल, क्या बोल देते हैं, वेजिटल पोल, ठीक है। तो हम लेयर्स की बात कर रहे थे, एक तो इसके अराउंड अपनी लेयर, सेल की अपनी सीक्रेट की हुई लेयर दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी इसके अराउंड है आपके सामने दैट इज जोना पैलुसिडा। एग के इसके बाहर एक लेयर है दैट इज जोना पैलुसिडा, दैट लेयर इज जोना पैलुसिडा। दिस लेयर जो मैं पर्पल कलर से बना रही हूं that is Zona pellucida, ठीक है। this layer, this is Zona pellucida, right। चलो this is जोना पैलुसिडा। ये स्ट्रक्चर हम किसकी बना रहे हैं, एक मैच्योर ओवम की। और इसको सराउंड करते हुए, इसको सराउंड करते हुए कुछ इस तरह से रेडिएटिंग से सेल्स हैं, कुछ रेडिएटिंग से सेल्स हैं, राइट, जिनको हम बोल देते हैं कोरोना रेडिएटा। ऐसे लगता है जैसे कुछ ऐसे रेडिएट से कर रहे हैं, दीज आर रेडिएटिंग। तो इस लेयर्स को, दिस इज द फॉलिकुलर सेल्स की जो लेयर है, इसको बोल देते हैं हम क्या, दैट इज कोरोना रेडिएटा। ये जो मैं बना रही हूँ, राइट, दिस लेयर इज व्हाट, दिस इज कोरोना रेडिएटा। तो ये कौन सी लेयर है बेटा, दिस इज कोरोना रेडिएटा। तो ये बन गया आपके सामने एक मैच्योर ओवम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर ओवम, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एग और ओवम। स्ट्रक्चर ऑफ, मैच्योर भी मत लिखो आप, सिंपल लिखो स्ट्रक्चर ऑफ एग, स्ट्रक्चर ऑफ एग, राइट। चलो ये बन गया आपके सामने ओवम, किस प्रोसेस से, oogenesis के प्रोसेस से, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आओ वापस एनसीईआरटी पे। दैट मेयोटिक डिवीजन किसके अंदर, दिस सेल्स, कौन से सेल्स, एडेड आफ्टर बर्थ, oogonia, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन हो गए। प्रोफेज वन ऑफ द मेयोटिक डिवीजन डिप्लोटिन फेज में गेट्स टेम्परेरली अरेस्टेड एट दैट स्टेज, जिसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocytes एक बार डिप्लोटिन वाली स्टेज के अंदर अरेस्ट हो जाएंगे और हर प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोजर सेल्स, और जिसको की बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल, क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, ये हमने देख लिया था, ओके। अब आ जाओ आप
प्रोसेस पे। गैमेटोजेनेसिस मतलब कौन से प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं? oogenesis की, राइट। ये देखो oogonia, माइटोसिस करेंगे, oogonia बहुत सारे बन गए, ग्रोथ हुआ, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte के अंदर फिर meiosis 1 होके बनेगा सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। तो टर्शियरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो गया? जैसे ही meiosis 1 कंप्लीट होगी सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल। अब meiosis 2 कब कंप्लीट होगी? जब स्पर्म आके पेनिट्रेट करेगा। द लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डीजनरेट कर जाते हैं ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक आते आते बहुत सारे फॉलिकल्स हमारे डीजनरेट कर गए थे। कितने बच गए थे? 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। बस इतने ही लेफ्ट रहते हैं ओवरी के अंदर। प्राइमरी फॉलिकल्स दे आर गेट सराउंडेड बाय और लेयर्स उनके अराउंड फॉलिकल्स की आती जाती हैं, जिनको बोलते हैं ग्रैनुलोजर सेल्स, राइट। और एक नया थीका जिसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी से बना सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू टर्शियरी फॉलिकल। ये चीजें अभी भी हमने सब कुछ समझा है, जिसके अंदर क्या है? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसको हमने बोला एंट्रम। थीका लेयर ऑर्गेनाइज हो जाती है किसके अंदर? एक इनर थीका दैट इज इंटरना, थीका इंटरना, आउटर होगी थीका एक्सटर्ना। किसकी? ग्राफियन फॉलिकल जब हमने बनाया। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट एट दिस स्टेज प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division। और ये डिवीजन कैसी होती है? अनइक्वल डिवीजन, तभी क्या बनेगी? फर्स्ट पोलर बॉडी। हैप्लॉइड, लार्ज हैप्लॉइड तो बन गया बेटा सेकेंडरी oocyte, और टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई, राइट। फर्स्ट पोलर बॉडी क्या कर जाएगी? डीजनरेट कर जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सेकेंडरी oocyte हमने अभी भी समझा क्या रिटेन करता है? बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? नरिशमेंट के लिए। इसका एडवांटेज क्या है? क्रोमोसोम नंबर रह गया हाफ और साइटोप्लाज्म का हो गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट पोलर बॉडी born out of first meiotic division divide further। क्या फर्दर डिवाइड की थी? नहीं, ये क्या कर जाएगी? डीजनरेट कर जाएगी, ठीक है। अब एट प्रेजेंट कहते हैं कि हमें कोई श्योरिटी नहीं है, अभी हम सर्टेन नहीं है ऐसा क्यों होता है, पोलर बॉडी क्यों बनती है। टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंज होता है इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, वी हैव अंडरस्टूड। सेकेंडरी oocyte फॉर्म बनाएगा एक नई मेम्ब्रेन जिसको बोलेंगे जोना पैलुसिडा, ठीक है, सराउंडिंग इट। Graphian follicle now ruptures to release the secondary oocyte ovum from the ovary by the process called ovulation, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हमने समझा। ओवरी के अंदर बहुत सारे प्राइमरी जर्म सेल्स हैं, डिफरेंशिएट होके बन गए oogonia, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन से और oogonia बन गया प्राइमरी oocyte। meiosis 1 कंप्लीट हुआ, फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंडरी oocyte। meiosis 2 का स्टार्ट हो जाता है हालांकि। देन सेकेंड पोलर बॉडी जैसे स्पर्म ने आगे पेनिट्रेट किया, meiosis 2 कंप्लीट हो जाता है, ओवम और ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है। ऑल दिस थिंग वी हैव अंडरस्टूड। आगे आ जाओ। अब क्या आपको पता है, लगता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में कोई डिफरेंस होगा? ऑब्वियस डिफरेंस है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एट प्यूबर्टी पे आके स्टार्ट होता है। इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। कब स्टार्ट होता है? फीटल लाइफ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इट इज कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस, ओके। यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट meiotic डिवीजन होती है और यहाँ पे फर्स्ट meiotic डिवीजन जस्ट ओव्यूलेशन से पहले कंप्लीट होती है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte जब बनता है, फिर meiosis एक तरह से रुक रुक के हो रही है। तो सेकेंडरी oocyte बनने के बाद क्या रिजल्ट आ गया है आपके पास? सेकेंडरी oocyte। और meiosis 2 कब कंप्लीट होती है? जब स्पर्म की एंट्री होती है, तब वो बनेगा ओवम। क्या यहाँ पे कोई पोलर बॉडीज बनी है? यहाँ पे नहीं बनी। यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है? स्पर्माटिड्स बनते हैं। स्पर्माटिड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पर्म्स में। स्पर्म्स होती है मोटाइल स्ट्रक्चर। कितने स्पर्म्स बनते हैं? एक सेल से 4। यहाँ पे बनता है ओनली ओवम, दैट इज सिंगल, दैट इज स्टेशनरी। उसका कोई मूवमेंट में रोल नहीं है, जस्ट उसके अराउंड बहुत सारी लेयर्स हैं, राइट। तो ये है डिफरेंस हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच में, ओके। अब नाउ इट इज अ क्वेश्चन टाइम। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज नोन एज, सिंपल, फीमेल गैमीट की बात हो रही है तो हम टिक करेंगे oogenesis को। किसको टिक करेंगे? oogenesis को। आगे आ जाओ। ईच फीमेल ओवरी के पास क्या होते हैं? मिलियन ऑफ ओवा होते हैं? नहीं।
ओवा तो बेटा मेच्योर एग को बोल देते हैं, ओवम को, ओवम का ही नाम है ओवा। मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocyte नहीं, पहले क्या होते हैं प्राइमरी मिलियंस ऑफ oogonia होते हैं, oogonia, दीज आर द जर्म सेल्स एक तरह से। द जर्म सेल्स नहीं, मतलब ये जो प्राइमरी स्टेज पे होते हैं फीटल की लाइफ के अंदर, जो बहुत ही प्रिमिटिव काइंड के जो फॉलिकल्स होंगे। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स आर सराउंडेड बाय सेल्स, उनको क्या बोलेंगे, क्या मिकोजा बोलेंगे, सिरोजा बोलेंगे, ग्रैन्युलोमा बोलेंगे, नहीं, हम बोलेंगे उनको ग्रैन्युलोसा। ओके ओके, with this it's a time to say thank you, and what we have completed today, we have completed the process of gametogenesis, that is we have done sperms कैसे बनते हैं by the process of spermatogenesis, ovum कैसे बनता है by the process of oogenesis। हमने दोनों का कंपैरिजन देखा और इसी के साथ ही हमने क्या कंप्लीट कर दिया, दोनों गैमीट्स का फॉर्मेशन कंप्लीट कर दिया। तो हमारी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे with their fusion, right? So thank you, and always remember that you have to learn with a smile.